Hello students, in this video we will learn about the applications of equilibrium constant। अब हमें ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशंस जो है जनरली ये क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती हैं उसके लिए इक्विलिब्रियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें ये मालूम चलता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ये बताने में हेल्प करता है कि वेदर ए प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज लाइकली टू मेक इनफ प्रोडक्ट और नॉट। कि मतलब हमने जैसे मान लीजिए किसी केमिकल का प्रोडक्शन करना चाहा तो उस प्रोडक्शन के द्वारा उस प्रोडक्शन में प्रोडक्ट हमारा कितना बनेगा, ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा। यदि कम बना हुआ है तो ज़्यादा बनाने के लिए हमें किन किन कंडीशंस को और ज़्यादा आगे इम्प्रूव करना पड़ेगा या उसमें क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे। एक और इसके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू से हमें ये भी पता चलता है कि वेदर ए रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम टू कंटेन ए हाई और लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लो कंसंट्रेशन है कि हाई कंसंट्रेशन है, वेदर ए रिएक्शन कंप्लीटेड और नॉट और नियरली टू कंप्लीशन कि मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के पास में है या नहीं है। तो ये सभी है जिसके द्वारा हम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैलकुलेट इनसे कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है जो प्रेडिक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स के वैल्यू को हम फाइंड करेंगे और उस वैल्यू के आधार पर ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है, मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट कम्प्लीटली पूरा मतलब 80-90% तक हो चुका है रिएक्शन कंप्लीट कि 10% 20% ऐसे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसमें लार्जर द वैल्यू ऑफ के, यदि मान लीजिए के की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, द ग्रेटर विल बी द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रिलेटिव टू दोज ऑफ द रिएक्टेंट। यदि के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, मीन्स द रिएक्शन प्रोसीड्स टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। और यदि ये वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ज़्यादा है और प्रोडक्ट कम ही बना हुआ है, मीन्स रिएक्शन थोड़ा सा ही प्रोसीड हुई और ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। तो यदि हम के की वैल्यू को फाइंड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट है इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 10 टू दी पावर 3। यदि हमने के की वैल्यू कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू हमें 10 टू दी पावर 3 से ज़्यादा मिल रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है वो डोमिनेंट है, मीन्स वहाँ रिएक्शन अधिक से अधिक किसकी तरफ जो है प्रोसीड हो चुकी है, नियरली टू कंप्लीशन। तो इसका मीनिंग होता है द रिएक्शन प्रोसीड्स नियरली टू कंप्लीशन, कि लगभग ये रिएक्शन कंप्लीट होने वाली थी और उसके पहले ही क्या हुआ, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। तो ये रिएक्शन मतलब लगभग कंप्लीशन की कगार पर है। ये मान के चल सकते हैं कि 85%, 80%, 90%, 95% तक रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। यदि हम के की वैल्यू किससे ज़्यादा पाते हैं, 10 टू दी पावर 3 से ज़्यादा पाते हैं तब। अब यदि मान लीजिए कि ये वैल्यू 10 टू दी पावर 3 से कम हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन 10 टू दी पावर -3। 10 टू दी अभी था 10 टू दी पावर 3 और अभी जो है वो है 10 टू दी पावर -3। इससे यदि कम है, मतलब ये 0.001 जो बोलते हैं, इससे भी यदि वैल्यू कम है इसका मतलब है कि यहाँ पर रिएक्टेंट डोमिनेंट होगा ओवर द प्रोडक्ट। और इसका मतलब ये वैल्यू तो काफ़ी कम हो रही है, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि जो रिएक्शन प्रोसीड्स टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट और रेयरली, मतलब बहुत ही कम एक्सटेंट में रिएक्शन प्रोसीड हुई है, लेस अमाउंट ऑफ ओनली रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, बहुत कम अमाउंट का रिएक्टेंट ही कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में। तो रिएक्शन प्रोसीड्स टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, इसमें हो जाएगा द रिएक्शन प्रोसीड्स टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। मान के चलिए कि आप जैसे 100 ग्राम आपने रिएक्टेंट लिया, 100 ग्राम रिएक्टेंट में हो सकता है कि 2 ग्राम ही सिर्फ क्या हुआ हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ हो और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, मीन्स अब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चलने लगी। तो उस समय पर के की वैल्यू हमें बहुत ही कम मिलती है। और यदि मान लीजिए कि ये वैल्यू इसके बिटवीन में है, इफ़
K is in between 10 to the power -3 to 10 to the power 3। यदि इस रेंज के में है 10 टू दी पावर -3 से लेकर के 10 टू दी पावर 3 तक की रेंज में है, तो इसको हम ये मानते हैं कि जो अप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। मीन्स ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन प्रोसीड हुई है, ना ही बहुत ही कम। तो ये हमको इसके बीच की वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा कि रिएक्शन लगभग जो है यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यहाँ पर दोनों लगभग जो है ना इक्वल अमाउंट में मिलेंगे। मीन्स कोई कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन एप्रिशिएबल अमाउंट। ये एप्रिशिएबल अमाउंट में होंगे, एप्रिशिएबल रेंज में होंगे, ना बहुत ज़्यादा कम और ना ही बहुत अधिक। तो ये थे, इस तरह से के की वैल्यू से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल लेकर के इसको पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये जैसे 2NO2 जब ये डिकम्पोज हुआ टू फॉर्म नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसका कैसे फाइंड किया गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 6.7 × 10⁻⁻16 मोल पर लीटर। तो ये वैल्यू तो देखेंगे हम बहुत कम है, 6.7। 10 टू दी पावर जो आपका एक दिया गया है, एक इससे ज़्यादा और एक इससे कम, तो 10 टू दी पावर -3 से काफ़ी कम है। इसका मतलब है कि स्मॉल अमाउंट ही क्या हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोज हुआ टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड शट अप इक्विलिब्रियम इमीडिएटली, और तुरंत ही क्या हो गया, वहाँ पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। लेकिन वहीं सेकंड रिएक्शन देखें, 2CO + O2 टू फॉर्म 2 कार्बन डाइऑक्साइड, Kc का वैल्यू 2.3 × 10⁻22 मोल पर लीटर। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 10⁻3 से कई गुना ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अधिक से अधिक रिएक्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है। और लेस अमाउंट में ही मतलब ऐसा होगा कि CO जो नहीं बन पा रहा है और वो लास्ट में जाकर के इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसे वैल्यू आपको 10 टू दी पावर जैसे 22 है, 27 है, 30 है, 47, ऐसे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हाई भी मिल सकती हैं और काफ़ी इसी तरह से कम भी मिल सकती हैं। और यदि इसके बीचों बीच में आता है तब तो हम समझेंगे कि रिएक्शन ना तो बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लीट हुई है और ना ही बहुत कम रिएक्शन जो है प्रोसीड हुआ है। इसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन है, तो सेकेंड एप्लीकेशन है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और इसमें हम रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रही है, इसकी वैल्यू को फाइंड करके, के की वैल्यू। लेकिन इससे हमें मतलब सिर्फ के तो का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओनली एट एन इक्विलिब्रियम, सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेज पर ही इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। यदि हम इक्विलिब्रियम से पहले किसी भी स्टेज पर यदि वो के की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वो के नहीं कहलाता है, तब हम उसे रिएक्शन क्वोशिएंट का नाम देते हैं। और रिएक्शन क्वोशिएंट भी सेम वे में निकाला जाता है जैसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ही, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, मीन्स जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगी, सिर्फ उसी पॉइंट पर ही कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके पहले यदि आप कैलकुलेट कर रहे हैं देन वी ऑब्टेन रिएक्शन क्वोशिएंट। तो रिएक्शन क्वोशिएंट इज डिफाइंड एज, तो रिएक्शन क्वोशिएंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। किसी भी स्टेज पर फाइंड कर सकते हैं। तो दिस वन इज आल्सो कैलकुलेटेड एज सिमिलर टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मीन्स यदि हम कोई रिएक्शन जैसे जनरल रिएक्शन ले लें, A, B टू फॉर्म C एंड D विथ देयर कोफिशिएंट्स, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ, सबसे पहले लेना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का ही कंसंट्रेशन के उसका प्रोडक्ट लेना है। जैसे यहाँ पर 2 प्रोडक्ट है तो दोनों ले लेंगे, सिंगल होगा तो सिंगल ले लें, 3 होंगे तो 3 के ही कंसंट्रेशन का विथ रेज्ड पावर के साथ प्रोडक्ट लेना है अपॉन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में है A और यहाँ पर है B, तो ये Q हो गया, ये रिएक्शन क्वोशिएंट है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम पर अभी नहीं है। और यदि मान लीजिए कि आप इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया तो वहाँ पर Q इज इक्वल टू K हो जाएगा। जैसे यदि हम इसको यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम, अच्छा Q
ये भी हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में या प्रेशर के टर्म्स में दोनों में ही फाइंड कर सकते हैं। कंसंट्रेशन के टर्म्स में इसको भी QC लिख सकते हैं और प्रेशर के टर्म्स में QP लिख सकते हैं, जैसे कि हमने KC और KP लिखा हुआ था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, Q = K। इक्विलिब्रियम पर K की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, Q के इक्वल हो जाएगी, या Q की वैल्यू K के इक्वल मान लिया जाता है। अब यदि मान लीजिए कि Q की वैल्यू हमें K से ज़्यादा मिलेगी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी ज़्यादा मिलती है, इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि रिएक्शन अभी कहाँ पर चलने लगी है, राइट टू द लेफ्ट, मीन्स ये रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगी। यदि Q की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि K हमें कब मिला था, जहाँ पर दोनों इक्वल हो गया है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यदि और ज़्यादा वैल्यू मिल गई, K से भी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि अब रिएक्शन कहाँ से कहाँ की ओर चल रही है, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, मीन्स राइट से लेफ्ट की तरफ चल रही है। लेकिन यदि हमें Q की वैल्यू K से कम मिल रही है, इसका मतलब है कि अभी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होते जा रहे हैं, मीन्स इसका डायरेक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और यदि मान लीजिए कि K के इक्वल ही मिल रही है, इसका मतलब है कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पर है, और इस कंडीशन पर वहाँ कोई रिएक्शन, मतलब रिएक्शन तो चल रही है लेकिन डायरेक्शन दोनों साइड में ही इक्वल है। तो यहाँ से Q हमें मतलब हेल्प करता है K के साथ कंपेयर करके उसको कैलकुलेट करने में। तो यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे इफ़ Q इज़ ग्रेटर देन K, यदि रिएक्शन कोएफिशिएंट हमने कैलकुलेट किया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर किया, उसकी वैल्यू ज़्यादा पाई, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट नहीं कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट में, मतलब ये जो रिएक्शन है पहले काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है, पहले प्रोडक्ट ज़्यादा बन चुका है, लेकिन इसके बाद हमने कुछ चेंजेस लाए जिससे रिएक्शन क्या हुआ, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगा। तो Q की वैल्यू यहाँ पर K से ज़्यादा मिलेगी। इसी का सेकंड पॉइंट है, इफ़ Q इज़ लेस देन K, इसका मतलब है कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये कहाँ पर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी रिएक्शन। और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स रिएक्टेंट यहाँ पर किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। वहीं थर्ड पॉइंट है, इफ़ Q इज़ इक्वल टू K, यदि मान लीजिए Q रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, और यहाँ तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है, दोनों डायरेक्शन में ही इक्वल रेट से रिएक्शन चलती है। तो इस तरह से आप Q की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलर टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम फाइंड करना है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ही फॉलो करेंगे जब दोनों इक्वल हो जाएंगी। रिएक्शन कोएफिशिएंट किसी भी टाइम पर किसी भी स्टेज पर इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये बता सकते हैं यहाँ पर कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट से किस डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी। और इसके बाद इसका थर्ड एप्लीकेशन है, तो थर्ड कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर हम कंसंट्रेशन भी किसी एक का ये कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट हैं, उसमें से हमें तीन का कंसंट्रेशन मालूम है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है, तो हम वहाँ से उस जो अननोन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसका हम कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि फर्स्ट राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना ज़रूरी होगा। देन फिर राइट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशंस लिखिए, इक्विलिब्रियम पर कितना कंसंट्रेशन है। देन राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, फिर हम K का वैल्यू फाइंड करेंगे और सारी वैल्यूज़ वहाँ पर पुट अप कर देंगे। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, और इस तरह से हम अननोन कंसंट्रेशन उसका फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे एक क्वेश्चन देखें, Kc फॉर द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज़ 4.24 एट 800 केल्विन। Kc का वैल्यू दिया गया है इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए 4.24 है 800 केल्विन पर। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एट 800 केल्विन। इक्विलिब्रियम पर हमें सभी के कंसंट्रेशन यहाँ कैलकुलेट करना है। इफ़ ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर आर प्रेजेंट इनिशियली एट कंसंट्रेशन ऑफ 0.10 मोलर ईच,
यदि मान लीजिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन इन दोनों का दिया गया है रिएक्टेंट का, तो इक्विलिब्रियम पर कितना कंसंट्रेशन होगा इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो रिएक्शन ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर, CO प्लस H2O टू फॉर्म CO2 प्लस H2। और इनिशियल कंसंट्रेशन देखिए कितना दिया गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका है 0.100 मोल, मोलर ईच है, मोलर मतलब मोल पर लीटर, मीन्स 0.10 मोल पर लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में। कैपिटल M है तो हम मोलरिटी दिखाते शो करते हैं यहाँ पर, ये मोलर सिंबल हो जाएगा। इसका भी यहाँ पर 0.10 दोनों का दिया है, इनिशियल इनका 0 होगा क्योंकि इनिशियल में तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। लेकिन एट इक्विलिब्रियम पर हमें कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम पर कितना होगा। तो इक्विलिब्रियम पर कैलकुलेट करने के लिए अभी हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि यहाँ से X पार्ट कार्बन मोनोऑक्साइड का और X पार्ट वाटर का कंज्यूम हो रहा है और CO2 और H2 बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल 1 मोल 1 मोल सारे के सारे हैं। यदि यहाँ पर ये 2 मोल बनता है तो थोड़ा रिएक्शन चेंज हो सकती है। यहाँ पर मान लीजिए कि 0.10 में से X निकल गया तो कितना बचा, ये 0.10 माइनस X। यहाँ पर भी सेम, यहाँ से X पार्ट कंज्यूम हो रहा है, इधर पर 1 मोल इसका 1 मोल इसका, मीन्स यहाँ से X ही बनेगा और ये X। अब यदि ये 2H2 होता तो हम यहाँ पर कितना कर लेते, ये 2X का फॉर्मेशन होगा। यदि 3 होगा तो 3X लिख दिया जाएगा। इस तरह से हर बार ये रिएक्शन में जो X का वैल्यू है यहाँ पर ये चेंज हो सकता है। अभी देखिए ये तो हो गया, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन फाइंड कर लिया, लेकिन अब हमें अननोन कंसंट्रेशन X है, इसका वैल्यू फाइंड करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो K लिखेंगे या Kc लिख लें। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के रूप में है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन विद रेज्ड पावर 1 होगा क्योंकि दोनों में पावर यहाँ पर 1 ही है, 1 मोल दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड और रिएक्टेंट के रूप में हो जाएगा वाटर। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे इक्विलिब्रियम का, ठीक है। इनिशियल नहीं लेना है, इक्विलिब्रियम का लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है X इंटू हाइड्रोजन भी X अपॉन ये दोनों 0.10 माइनस X है, माइनस X इंटू 0.10 माइनस X। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से आगे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये Kc का भी वैल्यू रख लेंगे, 4.24 इज इक्वल टू X इंटू X, ये हो जाएगा X स्क्वायर अपॉन 0.10 माइनस X का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों सेम है तो X स्क्वायर ले लिया जाएगा। ये इधर पर आप ले आएंगे और इन दोनों को पूरा एक साथ लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाएगा इसमें, और पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा 3.24x स्क्वायर माइनस 0.848x प्लस 0.0424 इज इक्वल टू 0। ये पूरा आप सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा और फिर आप x को सॉल्व कर लेंगे। तो x को सॉल्व करने पर यहाँ पर हमको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि, तो 2 वैल्यू मिलती हैं, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। एंड 0.067 है और एक है 0.194। तो यहाँ से अभी देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन ही 0.10 था और ये जबकि इक्विलिब्रियम पर आया 0.194 इनका, ये इनिशियल से भी मतलब आगे निकल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनिशियल वैल्यू हमें डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, ये कंसंट्रेशन नहीं होगा। सिर्फ कौन सी वैल्यू हो जाएगी, तो ये x इज इक्वल टू आप सिर्फ लेंगे 0.067 मोल पर लीटर, ठीक है। ये हो गया। अभी देखिए अब किसका किसका कंसंट्रेशन चाहिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू x है। तो x की जगह पर सीधे सीधे हो जाएगा 0.067 मोल पर लीटर, और हाइड्रोजन का भी सेम है, x ही दिया गया है तो इसका भी 0.067 मोल, और कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन है 0.10 माइनस x, मीन्स 0.10 माइनस 0.067
इज इक्वल टू, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का आ जाएगा 0.033 मोल पर लीटर। और सेम यहाँ पर वाटर का भी है H2O, ये भी 0.10 माइनस x, तो ये 0.033 मोलर या मोल पर लीटर। तो ये इस तरह से कंसंट्रेशन सभी के आप कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पर, लेकिन ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि ये x है, 2x कभी हो सकता है, कभी अलग अलग तरीके से ये वैल्यूज़ फाइंड करने को मिल सकते हैं। तो प्रेशर भी हो सकता है यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह पर, और कभी जैसे यहाँ से हम पहले Kc फाइंड कर सकते हैं, कंसंट्रेशन यदि सभी के दिए हैं तो Kc, फिर Kc से आप Kp कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के यहाँ पर न्यूमेरिकल्स इससे बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, और इसी को मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जैसे इस्टेब्लिश होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर, वहाँ पर कंसंट्रेशन फिक्स हो जाते हैं, मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टेम्परेचर भी फिक्स होता है। इसके अलावा जैसे और भी फैक्टर वॉल्यूम है, प्रेशर है, ये सभी कांस्टेंट हो जाती है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज़। अब यदि हम इसमें से क्या करें कि कोई एक फैक्टर को चेंज कर दें, कंसंट्रेशन किसी का बढ़ा दें या कम कर दें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के बाद, तो फिर क्या होगा, कोई एक फैक्टर को यदि आप डिस्टर्ब करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उससे इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद वो तब तक फिर रिएक्शन किसी एक डायरेक्शन में चलेगी, या तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, जब तक कि अगेन दोबारा से फिर से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश वहाँ पर ना हो जाए। तो इस तरह से मान लीजिए हमने कंसंट्रेशन, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया किसी रिएक्शन में, और फर्दर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, रिएक्टेंट साइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दिया, तो इसका मतलब है कि फिर कुछ समय के लिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगी। कब तक, जब तक फिर से जो है एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ना आ जाए। तो इसी को लेकर के ली चैटलियर और ब्राउन, इन्होंने 1884 में सर्टेन जनरलाइजेशन दिए to explain the effect of changes in concentration, temperature, pressure on the state of system in equilibrium। स्टेट ऑफ सिस्टम पर इनके चेंज करने से क्या क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में, और उन्हीं जनरलाइजेशंस को जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ़ ए सिस्टम in equilibrium is subjected to change in any of the factors। यदि हम क्या करते हैं इक्विलिब्रियम में किसी भी फैक्टर को चेंज कर देते हैं, that determine the equilibrium conditions of a system, जो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं conditions of a system, then the equilibrium will shift in the direction so as to reduce or to counteract the effect of the change। मीन्स यदि हम किसी सिस्टम में किसी फैक्टर को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिटरमाइन कर रहे थे, तो क्या होगा, अब रिएक्शन उस डायरेक्शन में चलेगी जो फैक्टर को हमने क्या किया है, चेंज किया है, ताकि वो फिर से किस में आ जाए, उसका इफेक्ट जो है कम से कम हो जाए। जब तक उसका इफेक्ट फिर से कम होकर के इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आता है, तब तक रिएक्शन यूनी डायरेक्शनल हो जाएगी। अदरवाइज रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड से फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलती है। लेकिन किसी एक फैक्टर के बदलाव लाने से, उसमें चेंजेस करने से क्या होता है, इक्विलिब्रियम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा, मीन्स इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलेगी। इसके लिए जैसे आप एक एग्जाम्पल देखें, आपने मान लीजिए कि एक शीशा है, उस शीशा में यहाँ पर ये दो चेयर लगी रहती हैं, अभी ये पूरी तरह से 180 डिग्री पर है, पूरी तरह से बैलेंस है। अब हमने क्या किया, किसी एक साइड एक जो है ना यहाँ पर एक वेट रख दिया, और ये वेट रखने से कारण क्या होगा, इसकी तो कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ वेट ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये वेट बढ़ने से क्या हुआ, एक ही डायरेक्शन में चला गया। अब ये फिर से इधर नहीं जाएगा, मतलब अब इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ। अभी इक्विलिब्रियम में था, पूरी तरह से बैलेंस था, मेंटेन हो रहा था हल्का हल्का, लेकिन अभी क्या हुआ, पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में पहुंच गया। क्यों पहुंच गया, किसकी वजह से, इस वेट की वजह से। तो इसका क्या हुआ, अब ये
कब तक मतलब इस तरफ जाता जाएगा, जब तक कि मतलब उसका वेट है, और जब तक यहाँ पर उसे सेम वेट का वजन ना हो जाए। जब इस तरफ वेट रख देंगे तो फिर से कंडीशन क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तब उसका वेट का जो इफेक्ट था, उस इफेक्ट के कारण ये जो नीचे चला गया था वो फिर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर यदि सेम वेट रख देंगे तो इसका जो इफेक्ट था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर फिर से अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएंगे, फिर इक्विलिब्रियम में। जैसे या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में सभी फंक्शंस जो हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल फंक्शंस एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। मान लीजिए स्टमक ही लीजिए, एसिड की जो मात्रा होती है एक वो बैलेंस्ड फॉर्म में होती है, प्रॉपर डाइजेशन होता है। लेकिन जब कभी वहाँ पर क्या होता है कि एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो आपकी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। इससे क्या हुआ, आपने दूसरे फैक्टर में भी कुछ चेंजेस लाए। जैसे मान लीजिए कि फिर एंटासिड खाते हैं। क्यों खाते हैं, टू काउंटरैक्ट द और टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ दैट एसिड। उस एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड हमने लिए, ताकि हमारी बॉडी फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए। नहीं तो अभी एक ही डायरेक्शन में चली गई थी कि हमारी बॉडी लगातार क्या, और हमारे बॉडी की तबीयत बिगड़ते जा रही थी उस एसिडिटी की वजह से। तो ये फिर से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए फिर तब तक मतलब होता रहता है जब तक दोबारा से इक्विलिब्रियम में ना हो जाए, और उस फैक्टर का इफेक्ट जैसे ही फिर से कम हो जाएगा फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है। तो वही है, इफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज इन एनी वन ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ ए सिस्टम, देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन सो एज टू रिड्यूस और टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द चेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके द्वारा दिस प्रिंसिपल इज वेरी हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग क्वालिटेटिवली द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर ऑन ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। यदि कोई इक्विलिब्रियम पर है तो उसमें जो है ना प्रेशर, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन क्वालिटेटिवली फाइंड करने में हेल्प मिलती है कि किस फैक्टर के चेंज होने से क्या वहाँ पर जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। और ये प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज़ के लिए तो वेरी वेरी मतलब जो है हेल्पफुल होता है। इससे हम प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है, कितना प्रोडक्ट हमें चाहिए है, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, किन फैक्टर्स को चेंज करने से प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, ये सभी इसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। यदि हम कंसंट्रेशन में यदि चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलना स्टार्ट कर देगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी। फर्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज चेंज, द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर चेंजेस सो एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। कंसंट्रेशन चेंज जो हमने किया है उसको, उसके कंसंट्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए इक्विलिब्रियम कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। अब यदि मान लीजिए कि हमने एक सिंपल रिएक्शन लिया A+B टू फॉर्म C+D एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर ले रहे हैं। अब यदि हम यहाँ से किसी एक रिएक्टेंट का या दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो गया, ये तो इंक्रीज हो गया। कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ कि जो अभी एक फिक्स कंसंट्रेशन था इक्विलिब्रियम पर, अभी एक साइड बढ़ गया। अब ये बढ़ गया तो इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, इसको कम करने का यही तरीका है कि फिर से क्या हो, जो इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन था वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मिनिमाइज हो जाएगा, इसका इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम अभी क्या हो जाएगा, यदि आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ समय के लिए रिएक्शन एक डायरेक्शन में चलना हो जाएगी स्टार्ट, किस में, यहाँ पर A+ जो B होगा वो कुछ समय के लिए किस में चलेगा, C+D, और फिर से मतलब जैसे ही इनका इफेक्ट कम हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन फिर कम हो जाएगा, फिर अगेन ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लेंगे। अब यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पर A+B, ये था इक्विलिब्रियम पर ही पहले से रिएक्शन है, C+D, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यदि हम इंक्रीज कर रहे हैं, इसका हमने इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, अब प्रोडक्ट की ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई। तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कम करना चाहते हैं तो वो कैसे कम होगा,
कि ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो कुछ समय के लिए रिएक्शन का डायरेक्शन सिर्फ ये हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा जब हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कर देंगे। और यदि मान लीजिए डिक्रीज कर देते हैं, यहाँ से हमने कुछ प्रोडक्ट निकाल दिया, तो इसका मतलब है कि इसके कंपैरिजन में ये बढ़ गया, तो फिर ये यूनि डायरेक्शन में हो जाएगा। तो डिक्रीज करने में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और इंक्रीज करने में रिएक्टेंट का इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। प्रोडक्ट का इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन इंक्रीज शिफ्ट हो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे आप मान लीजिए लकड़ी से जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, आपने उसी में थोड़ा सा और एक कंसंट्रेशन बढ़ा दिया कि और लकड़ी डाल दी, या सूखे पत्ते डाल दिए, या थोड़ा सा कैरोसिन ऑयल डाल दिया, तो क्या होगा, आग और तेज़ी से जल जाती है। इसका मतलब है कि रिएक्शन क्या हुआ था, और ज़्यादा से आगे शिफ्ट हो गई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो चल रही थी। तो इस तरह से यदि आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस हो जाता है, और रिएक्शन यदि रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, और प्रोडक्ट का इंक्रीज करते हैं तो बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट इसमें देखें जैसे पॉइंट, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ वन और ऑल द रिएक्टेंट्स आर इंक्रीज्ड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यदि हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, एंड मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ये मोर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ वन और ऑल प्रोडक्ट्स आर इंक्रीज, यदि हम प्रोडक्ट्स का इंक्रीज कर रहे हैं, देन प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यही एक उपाय होगा कि रिएक्शन को किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन मीन्स रिएक्शन शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड मोर ऑफ द रिएक्टेंट्स आर फॉर्म, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स बनेंगे। अब यदि हम इनको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा कि यदि हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज किया, तो यदि हम कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ वन और ऑल द रिएक्टेंट्स आर डिक्रीज्ड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन कम हो गया और प्रोडक्ट साइड का क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि हमने इसको डिक्रीज कर दिया है। तो अब जब ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, मीन्स जब प्रोडक्ट बढ़ा है तो इसको कम करने के लिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट बनेंगे, मीन्स फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट कर जाएगी। और इसी तरह से यदि हम इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ वन और ऑल प्रोडक्ट्स आर डिक्रीज्ड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यदि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, ताकि अधिक से अधिक फिर से जो है प्रोडक्ट बन सके। तो ये था कंसंट्रेशन पर बेस्ड जो है, जैसे कि हम बॉडी में भी पढ़ते हैं, जैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ले जाया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। यदि हम जैसे जैसे हीमोग्लोबिन का क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे एक एग्जाम्पल है Hb+O2 टू फॉर्म HbO2, ये हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन यदि ज़्यादा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले जाया जाएगी। यदि मान लीजिए ऑक्सीजन यदि कम हो जाए तब भी HbO2 का फॉर्मेशन कम होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तब भी HbO2 क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। तो वही है कि यदि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर रिएक्टेंट में से किसी दो में से किसी एक का भी यदि कंसंट्रेशन कम कर दिया, या तो हीमोग्लोबिन का या ऑक्सीजन का, तो HbO2 का फॉर्मेशन ज़्यादा होना बंद हो जाएगा। ऐसे मतलब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो हमें इसको यदि ज़्यादा से ज़्यादा HbO2 ले जाना है, इसके लिए है कि हम या तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन या तो दोनों का ही कंसंट्रेशन बढ़ा दें या किसी एक का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तभी मतलब ये बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। तो यदि हम ली चैटलिन प्रिंसिपल अप्लाई करें कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट सो दैट सम ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन चेंजेस टू हीमोग्लोबिन गिविंग अप द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देने से ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेम कार्बन डाइऑक्साइड का भी है, बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसलिए वापस हमारे बाहर जो है निकलती है, और यदि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन ना हो ज़्यादा तो बाहर नहीं निकलेगा, तो बैलेंस जो है कम हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे स्वीट सब्सटेंसेस होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, दे कॉजेस टूथ डिके, इनसे टूथ डिके होता है, दांत जो है धीरे धीरे ऊपर की जो लेयर होती है, इनामिल हार्ड लेयर है,
वो कम हो जाती है। वो कम क्यों हो जाती है? हमने मिठाई खाई, हमारे जो है दांतों में तो वैसे भी हज़ारों लाखों की संख्या में बैक्टीरिया हो सकते हैं। दे डिकम्पोज द शुगर, वो शुगर को डिकम्पोज कर देते हैं एंड दे फॉर्म एसिड, यहाँ पर एसिड बनता है। और जबकि हमारा जो इनामेल होता है, इनामेल में ऑलरेडी क्या होता है? हाइड्रोक्सिल होता है। मिस एक ये एपेटाइट है, हाइड्रोक्सिल एपेटाइट के नाम से जाना जाता है। तो शुगर से जब इसका डिकम्पोजिशन किया गया बैक्टीरिया के द्वारा तो हमें क्या मिला? एसिड। एसिड का मतलब है H पॉजिटिव आयन। और वहीं पर आपका टूथ जो है वो किससे मिलके बना? उसमें क्या प्रेजेंट है? OH नेगेटिव आयन। यदि OH नेगेटिव को H मिल जाएगा तो फिर ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा H2O, रिएक्शन हो जाएगी। तो जो धीरे धीरे टूथ की जो लेयर है इनामेल जिसमें हाइड्रोक्सिल है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि ये H ना मिले तो फिर ये टूथ डीके नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन होता है टूथ में वो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम में होते हैं। लेकिन क्या होता है कि यदि आपने रिएक्टेंट साइड में किसी एक का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, उससे जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चल जाती है और वो टूथ डीके स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड फैक्टर है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जनरली जैसे आपने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में कि किसी भी फिजिबल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन फिजिबल तभी होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। आपने क्या पढ़ा है कि डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तब ये रिएक्शन क्या होगा? ये किसकी क्राइटेरिया है? फिजिबल रिएक्शन के लिए। जब रिएक्शन फिजिबल होती मीन्स अपने आप से प्रोसीड तब होती है जब कोई एनर्जी रिलीज होता है। अब यदि हम क्या करें कि एनर्जी रिलीज होने की बजाय टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मतलब उसमें और हीट को ऐड कर रहे हैं, रिलीज नहीं हो रही है, मतलब घट नहीं रही है एनर्जी और सिस्टम की बढ़ा रहे हैं, तब ऐसे में क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में इसका इफेक्ट कम हो जाए। कम किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में एब्जॉर्ब होती है। मीन्स इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज्ड, यदि हम इक्विलिब्रियम किसी सिस्टम में टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिस डायरेक्शन में हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। और या फिर ये कह सकते हैं द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिस डायरेक्शन में रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी उस डायरेक्शन में वह रिएक्शन शिफ्ट कर जाती है। तो वह अभी जैसे यदि मान लीजिए कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यदि आप ऐसे में टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड यदि एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। तो इस तरह से जैसे ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, साथ में यहाँ पर मान लीजिए एनर्जी रिलीज हो रही है तो फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है, जबकि यदि ये बैकवर्ड लेंगे तो मतलब प्रोडक्ट प्लस एनर्जी टू फॉर्म रिएक्टेंट। अब हमने टेम्परेचर यदि बढ़ाया सिस्टम का तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड। यदि हम यहाँ टेम्परेचर को घटा दें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब टेम्परेचर भी डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कब किस कंडीशन में ज़्यादा बनेगा। कि यहाँ पर यदि आप प्रोडक्ट ज़्यादा चाहते हैं किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो वहाँ टेम्परेचर हमें कम करना होगा। तो एक्सोथर्मिक यदि रिएक्शन है, ऐसे केस में इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, ये इक्विलिब्रियम में है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाया प्लस हीट। इस सिस्टम में यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये रिएक्शन कहाँ पर चली जाएगी? ये बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यदि हम इसका सिस्टम का यदि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलेगा, मीन्स यहाँ पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग में बैकवर्ड। वहीं यदि हम एंडोथर्मिक रिएक्शन लेते हैं जिसमें जैसे इक्विलिब्रियम यदि हो एंडोथर्मिक नेचर की, जैसे अमोनियम क्लोराइड, वाटर और हीट मिलाने पर अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनता है, तो यदि हम एंडोथर्मिक रिएक्शन है इस केस में यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तब इक्विलिब्रियम क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर हीट चाहिए है, हीट देंगे तभी तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन बन रहा, तो और जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम उतना जल्दी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, मीन्स रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, देन सेट अप एन इक्विलिब्रियम।
वहीं एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर यदि हम डिक्रीज करते हैं तो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यदि हमने इंक्रीज किया तब प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमें यदि ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए है एक्सोथर्मिक में तो टेम्परेचर कम करना होगा, एंडोथर्मिक में यदि प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इसका बहुत ही रोल है, अमोनिया का प्रोडक्शन हो, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सभी जगह पर ये टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन को देखते हैं। थर्ड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, तो पहला तो यही है कि प्रेशर अफेक्ट द इक्विलिब्रियम इफ रिएक्शन इन्वॉल्व गैसियस सब्सटेंस। यदि उस रिएक्शन में गैसियस सब्सटेंस इन्वॉल्व है तभी वह क्या करेगा, इस इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा। अदरवाइज यदि सभी सॉलिड और लिक्विड है तब प्रेशर का कोई रोल नहीं है, वहाँ पर प्रेशर इस केस में अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्रेशर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल देखा जाए तो इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन इन विच प्रेशर इज रिड्यूस्ड। मतलब उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में प्रेशर रिड्यूस होगा। यदि हम सिस्टम का प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं तब, तो जिस डायरेक्शन, अब किस डायरेक्शन में प्रेशर रिड्यूस होगा, इन द डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस आर लेस। उस साइड ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा या रिएक्शन प्रोसीड होगी ज़्यादा से ज़्यादा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस सबसे कम होंगे। जैसे यदि आप एग्जाम्पल से देखें N2 + 3H2 ये रिएक्शन है, 2 फॉर्म 2NH3। यहाँ पर देखिए 1 मोल, ये कितना है यहाँ पर 3 मोल, टोटल हो गया कितना 4 मोल, जबकि यहाँ पर कितने हैं टोटल 2 मोल। इस सिस्टम में या इस रिएक्शन में यदि हम यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड सब्सटेंस के कम हैं। तो प्रोडक्ट साइड 2 मोल्स है, रिएक्टेंट 4 मोल्स है। यदि आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मीन्स यहाँ पर यील्ड जो अमोनिया का होगा वह ज़्यादा मिलेगा। किसकी वजह से मिलेगा, प्रेशर को इंक्रीज करने से। लेकिन यदि मान लीजिए कि इस तरह का रिएक्शन है कि ये N2O4 गैसियस सिस्टम में है सभी 2NO2, तब यहाँ पर कितना है, ओनली 1 मोल है और ये यहाँ पर 2 मोल है। अब हम इसको यदि यहाँ प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कम किस साइड है, इस तरफ है। तो प्रेशर को यदि रिड्यूस होना है, प्रेशर का इफेक्ट को कम करना है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन हो जाएगी बैकवर्ड। तो जिस भी डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ाने पर ये रिएक्शन शिफ्ट कर जाती है। यदि मान लीजिए रिएक्टेंट साइड कम है मोल्स तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यदि प्रोडक्ट साइड में यदि नंबर ऑफ मोल्स कम है तो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट कर जाएगी। तो ये भी मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड किस कंडीशन में मिलेगी, लो प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर, उस अकॉर्डिंग हम इस सिस्टम को अरेंज कर सकते हैं, प्रेशर की कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। और जबकि इसके अपोजिट वॉल्यूम अपोजिट हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घट जाता है। मीन्स यदि हम वॉल्यूम को यदि इंक्रीज कर रहे हैं तो इस सिस्टम में क्या हो जाएगा, ये बैकवर्ड हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी वॉल्यूम के केस में। तो जस्ट अपोजिट होता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि दोनों साइड में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तब प्रेशर पर क्या, प्रेशर बढ़ाने पर क्या इफेक्ट होगा। तो इफ द नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड देन प्रेशर हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। यदि दोनों साइड में यदि इक्वल नंबर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिलते हैं तब कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर भी 2 मोल है, 1 1 2 हो जाएगा और इस तरफ भी 2 मोल है। इसमें आप प्रेशर को चाहे कितना भी इंक्रीज कीजिए डिक्रीज कीजिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनके यील्ड पर कि रिएक्टेंट बन रहा है कि प्रोडक्ट बन रहा है। तो जिसमें इक्वल नंबर में है दोनों साइड में उस तरफ नंबर और ये प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो वैसे तो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घट जाएगा, इसीलिए जो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा इट विल बी एग्जैक्टली रिवर्स टू दैट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के जस्ट अपोजिट होगा। मीन्स जब हम प्रेशर को बढ़ाते थे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता था, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर
लेसर अमाउंट में होते हैं। लेकिन अब इसके अपोजिट होगा, यदि हम वॉल्यूम को उस समय पर डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर लेस हैं। यदि हमने यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर मोर इन नंबर। जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हाई अमाउंट में होगा, हायर नंबर में होगा, वहाँ पर ये शिफ्ट करेगा वॉल्यूम इंक्रीज करने पर। तो ये जस्ट वैसे प्रेशर के एग्जैक्ट रिवर्स वर्क करता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कैटालिस्ट, फिफ्थ फैक्टर है। तो कैटालिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों इफेक्ट नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम दोनों ही डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोसीड करता है, तो इक्वल रेट से प्रोसीड होगा, नो चेंज होता है। सिक्स्थ है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को यदि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करते हैं तो उसके कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, इसलिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहीं पर भी नहीं होगा। लेकिन यदि हम when an inert gas is added to the equilibrium system at constant pressure, constant जब प्रेशर पर इसको ऐड करते हैं इनर्ट गैस को, then the volume will increase। इनर्ट गैस है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन वॉल्यूम तो टोटल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और नंबर ऑफ जो मोल्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वेरियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, मतलब एक डेफिनेट यदि हम फिक्स वॉल्यूम में ले लेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स उस रिएक्टेंट के कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि वॉल्यूम का तो यही है कि वॉल्यूम यदि हम बढ़ा रहे हैं तो फिर क्या होगा? उस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट करेगा जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं। तो जैसे 2SO2 + O2, यदि यहाँ पर है टोटल 3 मोल्स और यहाँ पर है टोटल 2 मोल्स, यदि इस केस में यदि हमने कोई कांस्टेंट प्रेशर पर यदि इनर्ट गैस को ऐड किया तो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, मीन्स ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर रिएक्शन 3 नंबर ऑफ मोल्स है तो बैकवर्ड होगा। लेकिन यदि हमने इसका कोई ऐसा ले लिया कि जिसमें प्रोडक्ट साइड ज़्यादा है, रिएक्टेंट साइड कम है, तब क्या हो जाएगा? फिर ये यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन है N2 + 3H2 टू फॉर्म 2NH3 + हीट, विच कंडीशंस फेवर द हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। किस कंडीशन पर अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हाई यील्ड देगा अमोनिया की, वो लिखना है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन सा लगाना है? ली चैटलियर ही लगाना है। तो इसमें देखिए रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। तो एक तो हमें सबसे पहले यदि हाई यील्ड ऑफ अमोनिया चाहिए तो कंसंट्रेशन ऑफ किसका? रिएक्टेंट का इंक्रीज करना होगा बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस ऐसे भी कर सकते हैं। और ये देखिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अब यदि हम टेम्परेचर को यहाँ बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट कर जाएगी। और यदि हम यहाँ टेम्परेचर को लो करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में चलेगा। तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगी एक तो लो टेम्परेचर। अब इसी हम प्रेशर को देखते हैं, तो प्रेशर बढ़ाएंगे उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कम, इधर है 2, इधर पर है 4, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? ये हाँ, इसके लिए हमें कैसे प्रेशर चाहिए है? हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक तो या तो बढ़ा दें या फिर लो टेम्परेचर भी करके हम बढ़ा सकते हैं, और हाई प्रेशर को अप्लाई करके भी क्या किया जा सकता है? यहाँ पर अमोनिया की यील्ड को इंक्रीज किया जा सकता है। और यदि मान लीजिए कि कैटालिस्ट है तो टाइम पीरियड यहाँ पर भी कम हो जाएगा। तो जो अमोनिया चाहिए है 1 घंटे में मिलेगा, उतना हो सकता है कि वो 5 मिनट में, 10 मिनट में मिल जाए, 2 मिनट में मिल जाए। तो क्योंकि ये स्पीड ऑफ द रिएक्शन बढ़ा देंगे तो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इसके द्वारा भी हम अमोनिया के यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसेस होती हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेबल होता है। इसी आधार पर उसमें ये टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इन सब के जो है फैक्टर्स को डिसाइड किया जाता है कि कब कौन सी कंडीशन अप्लाई करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।